दोस्तों नमस्कार। ये है जाब स्टडी यूट्यूब चैनल जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए ये राजनीति विज्ञान का जो 14वां प्रैक्टिस सेट है इसको हल करते हैं और अपनी तैयारी को आंकते रहते हैं। तो आइए मित्रों इस प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं। जिसका पहला प्रश्न है दोस्तों, ए सिस्टम एनालिसिस। प्रश्न है ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। जो किताब है, पुस्तक है, इसको किसने लिखा है, ये प्रश्न है पहला आपकी स्क्रीन पर। क्या मार्टिन ए कपलन ने लिखा है, या डेविड ईस्टन ने लिखा है, या पीटर एच मर्कल ने, या कार्ल जे फ्रेडरिक ने। तो बताना है दोस्तों किसकी ये पुस्तक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल पुस्तक जो है डेविड ईस्टन ने लिखा है, जिसका जो प्रकाशन है 1965 में किया गया था। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। ये रहा दूसरा प्रश्न अपना। निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है। तो बताना है कि ये कौन सी है इसमें से जो है परंपरागत राजनीति की विशेषता नहीं है। क्या महान मुद्दों का अध्ययन, ये नहीं है, या बी नंबर मानव व्यवहार का अन्वेषण, ये नहीं है, या आदर्श राज्य का अन्वेषण, ये नहीं है, या दार्शनिक प्रवृत्ति। तो ये बताना है कि कौन सा सही नहीं होगा। बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मानव व्यवहार का अन्वेषण जो है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है। बाकी ये सभी विशेषताएं जो लिखी हैं पॉइंट, ये सभी परंपरागत राजनीति की विशेषता है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न देखते हैं। यह है दूसरा प्रश्न। प्रश्न है आपका, परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत के समर्थकों के रूप में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये देखना है। जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक हैं, देखना है कि कौन सा युग्म उसमें से सुमेलित नहीं है। क्या अन्ना हारेंट विचारधारा और राजनीतिक जो है सिद्धांत के बीच असंगति है, क्या ये नहीं है। दूसरा है माइकल ओक्सार्ट का अनुभव का दार्शनिक विश्लेषण, क्या ये सुमेलित नहीं है। तीसरा है जॉर्ज सेबाइन ऐतिहासिक अध्ययन उचित उपागम के रूप में, या जो चौथा यानी डी नंबर है चार्ल्स मैरियम यानी मानव व्यवहार के नियंत्रण के लिए सिद्धांत। तो क्या ये शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि डी सही। चार्ल्स मैरियम का जो ये सिद्धांत है मानव व्यवहार के नियंत्रण के लिए सिद्धांत, यही सुमेलित नहीं है। बाकी सभी दोस्तों सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लुसियन डब्ल्यू पाई की राजनीतिक विकास। लुसियन डब्ल्यू पाई की राजनीतिक विकास की जो अवधारणा की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं वे कौन कौन सी हैं, ये बताना है। तो समानता, समता, संरचनाओं का विभिन्नीकरण। बी नंबर स्वतंत्रता, समानता और संरचनाओं का विभिन्नीकरण, या न्याय, समानता और क्षमता, या स्वतंत्रता, न्याय और क्षमता। कौन कौन सी ये 3 विशेषताएं, इनको बताना है। तो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। ये ए नंबर सही होगा, यानी लुसियन डब्ल्यू पाई की जो राजनीतिक विकास की अवधारणाओं की विशेषताएं हैं वो है समानता है, क्षमता है और संरचनाओं का विभिन्नीकरण है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। ये है अपना नेक्स्ट प्रश्न, इसको हल करते हैं। कोड के माध्यम से इस प्रश्न का जो है आपको उत्तर भी देना है, ठीक है। प्रश्न है, राजनीतिक आधुनिकीकरण के जो है संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो नंबर 1 दिया गया है, पहले से मौजूद राजनीतिक संस्कृति एवं राजनीतिक संस्थाओं को परिवर्तन की ओर अग्रसित करना, क्या ये सही है। या दूसरा नंबर है, पहले से मौजूद राजनीतिक मानकों को नवीन एवं विकसित रूप प्रदान करना, क्या ये सही है। या तीसरा नंबर, पहले से मौजूद राजनीतिक मानकों को समाप्त कर नए मानकों को स्थापित करना, क्या ये सही है।
तो बताना है कि इस प्रश्न का जो क्या होगा सही उत्तर। तो जो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एक और दोनों सही हैं। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न अपना। अरस्तु की घोषणा करने में कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, यानी अरस्तु ने घोषित किया है, कहा है कि मनुष्य जो है एक क्या है, स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। कैसा, एक राजनीतिक प्राणी है बताया है अरस्तु ने ना। उसका कौन सा एक आशय नहीं था। उसका मतलब क्या एक आशय इसमें से 4 लिखे गए हैं, उनमें से कौन उससे संबंधित नहीं है, ये बताना है। क्या मनुष्य नंबर 1 है, मनुष्य केवल राजनीतिक समुदाय में ही अच्छा जीवन व्यतीत सकता है, क्या ये नहीं है। दूसरा है, राजनीति एक राजनीतिक प्रक्रिया है जिसका सरोकार एक न्यायपूर्ण समाज की रचना है, क्या यह है, यह नहीं है। या सी नंबर, राज्य और नागरिक समाज के बीच भी भेद किया है। या डी नंबर, राजनीति एक श्रेष्ठ विज्ञान है जो अनिवार्यतः एक अच्छे समाज की रचना का प्रयास है, क्या इसमें सही नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखें मित्रों कि इसका जो नहीं मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, ये कथन अरस्तु का है, लेकिन ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से एक आशय नहीं इसका भी संबंध रखता है, वो है जो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए कि दोस्तों ये जो वाक्य है यानी कि स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है तो अरस्तु का है। अरस्तु ने और भी कथन कहे हैं जिसका हम एक कथन को उदाहरण देते हैं, जैसे कि राज्य सद्जीवन के लिए आया है और अच्छे जीवन के लिए क्या है, अस्तित्व में बना हुआ है। यहाँ पर अच्छे जीवन शब्दों का प्रयोग दोस्तों नैतिक जीवन के अर्थ में किया जाता है। अगला प्रश्न हल करते हैं। ये है, निम्न में कौन सी एक किताब जो है प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है। कौन सी ऐसी जो किताब है जिसका लेखक प्लेटो नहीं है, ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सी पुस्तक जो है प्लेटो ने नहीं लिखा है। तो इसका उत्तर आपने लिख लिया, दे दिया होगा। तो दोस्तों जानते हैं कि रिपब्लिक प्लेटो की ही पुस्तक है, द स्टेट मैन भी है, द लॉज भी है, लेकिन इनमें से जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पुस्तक जो है प्लेटो जी की नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यही पुस्तक जो है इनकी नहीं है। आगे हल करते हैं दूसरा प्रश्न। प्लेटो की पुस्तक जो रिपब्लिक है उसका विषय क्या है, केंद्रीय विषय क्या है, किससे संबंध रखता है। क्या आदर्श राज की स्थापना से, या शिक्षा से, या न्याय की व्यवस्था से, या समाज की स्थापना से। तो इस प्रश्न का मित्रों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, न्याय की व्यवस्था एवं प्राप्ति से जो है रिपब्लिक ग्रंथ का संबंध है। आगे मित्रों बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। प्लेटो की जो पुस्तक है दोस्तों रिपब्लिक, यह केंद्रीय विषय जो है इसका न्याय और उसकी व्याख्या तथा प्राप्ति है। प्लेटो का आदर्श राज्य जो मित्रों न्याय पर आधारित है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के जो अंतर्गत है राज्य में दार्शनिक वर्ग के शासन का समर्थन करता है। दार्शनिक शासन से मतलब है दोस्तों कि पढ़े लिखे लोगों का शासन से संबंध रखता है। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हल करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। किस विचारक का कहना है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। तो हीगल ने कहा है क्या, लास्की ने कहा है क्या, या सेबाइन ने कहा कि ग्रीन महोदय ने कहा। तो बताना है किसने कहा है, बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सेबाइन ने कहा है ये वाक्य। मित्रों अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1937 में सेबाइन प्लेटो और अरस्तु की राज्य संबंधी अवधारणाओं का अध्ययन करता है। उन्हीं ने कहा है कि जो अरस्तु का जो राज्य है वो प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। ये है अगला प्रश्न अपना, भारत एक गणराज्य है क्योंकि, तो बताना है कि भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न है।
4 ऑप्शन दिए गए हैं पारंपरिक रूप से इसके। ए ऑप्शन में देखते हैं क्या लिखा है। विधायिका कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली है, क्या इसलिए भारत को एक गणराज्य कहते हैं, बताना है। या दूसरा नंबर, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, क्या इसलिए। या सी नंबर, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है इसलिए। या भारत में जो राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन होता है, क्या इसलिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, यानी कि भारत को गणराज्य कहा जाता है क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है उसका हर एक निश्चित समय अर्थात 5 वर्ष के बाद जो है निर्वाचन होता है, इसलिए जो है भारत को एक गणराज्य कहा जाता है। ठीक है मित्रों, या सीधे कह सकते हैं जिस देश का जो शासक होते हैं राज्याध्यक्ष होता है उस देश मतलब कि वंशानुगत ना हो करके बल्कि उसका चुनाव जनता द्वारा या जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, वह देश जो है गणराज्य होता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान भारत को क्या घोषित करता है, यानी भारत के संविधान में है जो भारत को क्या कहा गया है, संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्रात्मक लोकतंत्र, या सी नंबर, संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य, या डी नंबर जो है संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राष्ट्रमंडल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मित्रों, याद होगा कि 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय गणराज्य की सही संवैधानिक स्थिति थी। इससे पहले जो है यानी कि इससे पहले या कहें कि 1947 के पहले भारत एक स्वतंत्र राज्य नहीं था क्योंकि वहाँ संप्रभुता जो है देश में नहीं निवास करती थी। आगे देखते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये प्रस्तावना में है मित्रों, ध्यान दें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विचार अभिव्यक्ति आदि की जो व्यवस्था है दोस्तों यह हो कि जो है प्रस्तावना में की गई है। तो ये क्रम है शब्दों का। आगे देखते हैं, ये है प्रश्न, निम्न को उसी क्रम में लगाइए जिस क्रम में वे भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित हैं। कहने का मतलब ये है कि जो शब्द क्रम से लिखे गए हैं उद्देशिका में संविधान की, उसी क्रम में आपको इनको सेट करना है, लगाना है। तो क्रम क्या है ये देखना है। संप्रभु पहले है या समाजवादी फिर है या गणराज्य फिर है या पंथ निरपेक्ष या लोकतंत्रात्मक। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर होगा वो आप मिलान कर लिए होंगे। जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। ये ए नंबर जो है दोस्तों सही हो जाएगा, यानी 1 2 4 5 और 3 ये सही होगा। यानी कि पहले संप्रभु और फिर आपका समाजवादी आएगा, फिर जो है आपका पंथ निरपेक्ष आएगा और फिर जो है लोकतंत्रात्मक आएगा और बाद में जो आएगा वो गणराज्य आता है। तो ये क्रम रहा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द क्या अभिव्यक्त करता है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में न्याय शब्द लिखा हुआ है उसका क्या आशय है ये बताना है। तो पद तथा अवसर की समता देता है, या बी नंबर आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करता है, या राजनैतिक जो है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, या सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देता है। तो बताना है कि क्या सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका दोस्तों डी सही होगा, यानी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को के लिए ये शब्द प्रयुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, फिर प्रश्न है भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा क्या है संतुलन है। ये प्रश्न है किसने कहा है ये बताना है। केसी ह्यूयर ने कहा है, या एलेक्जेंडरो विक्स ने कहा है, या एम बी पायली ने कहा है, या बी आर अम्बेडकर ने कहा है। बताइए।
तो इस प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया होगा। जो सही ऑप्शन होगा ये केसी हेयर जी होंगे। यानी केसी हेयर ने ही कहा है कि भारतीय संविधान जो है अति कठोरता और अति लचीलेपन के बीच एक अच्छा संतुलन है। जबकि जो आइवर जेनिंग्स का कहना है कि भारतीय संविधान की कठोरता का कारण है कि इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया थोड़ी जटिल और विस्तृत है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह है अगला प्रश्न अपना, कोड के माध्यम से इसको उत्तर चुनना है आपको। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, सही है गलत, परीक्षण आपको करना है। दूसरा कथन दिया गया है कारण, संविधान निर्माती सभा में वकीलों का वर्चस्व था, क्या इसलिए कहा गया है कि वकीलों का स्वर्ग है? बताना है क्या सही है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी ए और आर दोनों सही हैं, आर की सही व्याख्या लेकिन नहीं करता है। मित्रों, भारतीय संविधान वकीलों को स्वर्ग कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान निर्माती सभा में जो है वकील ही ज़्यादा थे, ये ऑप्शन गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है मित्रों बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, जेम्स डी मुने के अनुसार संगठन का पहला सिद्धांत क्या है, ये बताना है। जेम्स डी मुने के अनुसार संगठन का पहला सिद्धांत क्या है? तो संगठन निर्माण करने के लिए पहला सिद्धांत क्या होना चाहिए, ये देखना है। बताइए। तो विकेंद्रीकरण होना चाहिए क्या, पदसोपान या नियंत्रण का दायरा या समन्वय? तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी समन्वय सबसे पहली आवश्यकता है, जिससे किसी भी आदर्श संगठन के लिए जो आवश्यक होता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत होना चाहिए, फिर पद सोपान जो व्यवस्था होनी चाहिए, फिर कार्यात्मक सिद्धांत, फिर बाद में जो दोस्तों स्टाफ एवं सूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन होना चाहिए। ये प्रश्न रहा ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। ये प्रश्न है, निम्नांकित में से किस विचारक ने प्रशासन को वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन की संज्ञा दी है? निम्नांकित में से किस विचारक ने प्रशासन को वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन की संज्ञा दी है? तो क्या सही होगा? किसने कहा है? साइमन ने कहा है, एल.डी. व्हाइट ने, या जे.ए. विग ने, या जे.एम. पिफनर ने? इस प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी इस कथन को कहने वाले जे.एम. पिफनर हैं। फिर देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुशासन तथा विकास के लिए प्रतिभागी, प्रश्न है, सुशासन तथा विकास के लिए प्रतिभागी नागरिक समाज पर बल विश्व बैंक रिपोर्ट में किस वर्ष दिया गया है? यानी किस वर्ष विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशासन और विकास के लिए प्रतिभागी नागरिक समाज आवश्यक है? तो ये किस वर्ष कहा गया था? 1992 में, या 1997, या 2000 में, या 2003 में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। यानी 1992 में जो है विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सुशासन तथा विकास के लिए जो है प्रतिभागी नागरिक समाज को स्थापित करना होगा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर उत्तर जो है 1992 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने किस देश में ऑपरेशन कैक्टस, भारतीय सेना ने किस देश में ऑपरेशन कैक्टस जो है को कार्यान्वित किया था? तो बताना है कि श्रीलंका में, या नेपाल में, या पाकिस्तान में, या मालदीव में? कौन सा सही होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी भारतीय वायुसेना ने जो है ऑपरेशन कैक्टस जो अभियान है वो मालदीव में प्रारंभ किया था। कब किया था? तो 1988 में इसको कार्यान्वित किया था, जिसका जो दोस्तों उद्देश्य था वो मालदीव में पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम समर्थक समूह द्वारा सैन्य सत्ता परिवर्तन करने के प्रयास को विफल करना था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है इस अपनी प्रैक्टिस सेट का, देख लेते हैं इसको। भारत की निःशस्त्रीकरण नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों, इन्हीं पर विचार करना है, क्या सही होगा बताना है। 1954 में जो है भारत ने एक व्यापक परमाणु हथियार परीक्षण प्रतिबंध की उपलब्धि को निलंबित करते हुए परमाणु हथियारों के सभी परीक्षणों को तत्काल निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। क्या सही है या नहीं ये बताना है। दूसरा है कि 1964 में भारत ने सुझाव दिया कि परमाणु हथियारों के प्रसार की समस्या को वास्तव में हल करने के लिए जो है एक ही अंतर्राष्ट्रीय संघ के ढांचे के भीतर हथियारों के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रसार को एक साथ रोक दिया जाना चाहिए। क्या सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, ये दोनों कथन जो हैं गलत हुए हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको नहीं इसमें शो कर रहा है, लेकिन ये प्रश्न के दोनों उत्तर ये गलत हैं। ठीक है मित्रों, तो आज का प्रैक्टिस टेस्ट हमारा यही समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल जॉब स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें, जिससे सारी वीडियोज आप तक पहुंच सकें।